हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की जो सीरीज़ है, मध्य प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ है, मध्य प्रदेश पुलिस एमपी पुलिस के एग्ज़ाम होने हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एमपी पुलिस से रिलेटेड जो भी वो स्पेशल क्वेश्चन होंगे उनको लेकर आऊँगा। पूरा डिटेल से आप लोगों को एमपी पुलिस कराया जाएगा। मैंने अभी पार्ट 1 लेकर आया हूँ। इसी तरीके से 4-5 पार्ट में पूरा स्पेशल करा दूंगा, जिससे आप लोगों के लिए परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो पहला क्या है कि मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्य जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? तो ये आपका उत्तर प्रदेश नॉर्थ में जुड़ा हुआ है, पश्चिम और पूर्व में कौन सा जुड़ा हुआ है? राजस्थान, पश्चिम में गुजरात जुड़ा हुआ है, दक्षिण में महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, दक्षिण और पूर्व में कौन सा? छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ये 2000 में किससे? मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। कब? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। जैसे मैंने उसमें पॉलिटिकल साइंस में मैंने जो क्वेश्चन कराया, जिसमें मैंने एक वीडियो उससे रिलेटेड आया था कि कौन राज्य कब बना था। तो उसमें मैंने बताया था कि उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ किससे? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 3 ये राज्य बने थे। तब ये 25 में गोवा था ना, 26, 27, 28 राज्य हो गए थे। ठीक है। उसके बाद ये तेलंगाना किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तब ये 29 राज्य हो गए थे। ठीक है दोस्तों। तो ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर भारत के सापेक्ष में बात करूं तो दोस्तों, भारत के सापेक्ष में इसका जो क्षेत्रफल है वो 9.38% है। कितना है? 9.38% पड़ जाता है। किसका? ये भारत के क्षेत्रफल का जो मध्य प्रदेश है ये 9.3, ये भारत मतलब कि जो स्थान इसका इस एरिया में आता है कौन सा आता है? दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका आता है? राजस्थान का। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ऐसा दूसरा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो पूरब से पश्चिम जो मध्य प्रदेश की बात करूँ तो ये पूरब से पश्चिम जो है वो कितना पड़ जाता है? 870 किलोमीटर पड़ जाता है। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करूँ तो 605 किलोमीटर। कितना है? 605 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण है। और अगर मैं बात करूं इधर आपके कैसे पूरब से पश्चिम तो 870 किलोमीटर पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो भूगोल की बात करूं तो मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जो है वो 52 है। कितनी है मध्य प्रदेश में? जिले डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52 है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो कौन सा है? तो जिला छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का, जो डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा है, ये आपको यहाँ पर छिंदवाड़ा दिख रहा होगा। ये छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। तो ये जो छिंदवाड़ा है ये सबसे बड़ा जिला है। किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि में। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करूँ तो भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश के अन्य नाम बोलूँ तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका था कि सोया प्रदेश से किस प्रदेश को कहा जाता है? तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को। मध्य भारत के नाम से कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश जाना जाता है। नदियों का मायका जो है, नदियों का जो मायका है उसको किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर होंगे। ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा टाइगर कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में है। लेकिन ये मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरतम, जो सबसे नॉर्थ में जो जिला है वो कौन सा है? मुरैना। कौन सा है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे उत्तर में है। अगर सबसे दक्षिण की बात करूँ तो सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली सबसे दक्षिण में रहे, जो मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में, पूरब में पड़ जाता है। जो मुरैना है वो उत्तर में है और सिंगरौली पूरब में पड़ जाता है। अगर मैं सबसे दक्षिण की बात करूँ तो बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर? सबसे दक्षिण में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जो जिला है वो दक्षिण में है तो सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन सा है? बुरहानपुर। अगर पश्चिम की बात करी जाए तो पश्चिम में
अलीराजपुर, कौन सा अलीराजपुर का है, अलीराजपुर सबसे पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर इसकी ऐसे तरीके लाइन खींचूँ तो सबसे पश्चिम में कौन पड़ जाता है, अलीराजपुर। इधर देखो दक्षिण में कौन पड़ जाता है, बुरहानपुर। ठीक दोस्तों, अगर मैं इधर बात करूँ तो सिंगरौली सबसे लास्ट में, तो पश्चिम में पूर्व में कौन है, सिंगरौली। उत्तर की बात करूँ तो मुरैना कहाँ पर है, उत्तर में सबसे बड़ा, उत्तर में ये जिला पड़ जाता है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी ये अमरकंटक से, कहाँ पर, अन्नूपुर के पास में नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली हुई है। और मैंने आप लोगों को बताया था नर्मदा नदी और एक ये ताप्ती नदी जो बैतूल जिले से, किससे, बैतूल जिले से निकली हुई है ताप्ती नदी, ये दोनों नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ऐसे पूछा गया था क्वेश्चन, भारत की ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो पश्चिम की तरफ कौन सी, पश्चिम की तरफ ढलान इसका भारत का कैसा है, ऊंचा हुआ, लेकिन तब भी ये रिफ्ट घाटी बनाती हुई, रिफ्ट वैली बनाती हुई कहाँ पर, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये कौन सी नदियाँ, दो, नर्मदा और ताप्ती, जो एक बैतूल जिले से निकलती है, एक अमरकंटक पहाड़ी अन्नूपुर से निकलती है। उसके अमरकंटक से एक और नदी इसकी निकलती है, कौन सी, सोन नदी, कौन सी, सोन नदी निकलती है। और एक जोहेला नदी निकलती है। जो धुआंधार जलप्रपात है वो कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी अन्नूपुर जिले से निकलती है, कहाँ पर, अमरकंटक से। ठीक है, रिफ्ट वैली बनाती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले अगर देश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान के बाद सबसे बड़ा जिला दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है कैसी है, अर्धशुष्क जलवायु है, शुष्क नहीं है, कैसी है, अर्धशुष्क जलवायु है। उसके बाद अगर तापमान की बात करूं तो जनवरी में इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर मैं इसमें मई जून गर्मियों की बात करूँ तो गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक सेल्सियस तक रहता है। 32 डिग्री से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान मई जून में रहता है। अगर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा और पश्चिम में वर्षा कम होती है। जो इसका दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें वर्षा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और पश्चिमी जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है दोस्तों, जो गुजरात के वाले क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं अगर बात करूं और इसकी जो नदियां हैं, जैसे चंबल है, सोन है, केन, बेतवा, ताप्ती, ये आदि पर इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये नदियों के बारे में था जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अगर मैं इसके राजकीय पशु की बात करूं तो राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। ये आप लोग देख रहे हैं क्या है, बारहसिंगा इसका राजकीय पशु है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर राजकीय पक्षी की बात करूं तो दूधराज, ये पक्षी जो आप लोग देख रहे हैं, दूधराज पक्षी जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है इसका। इसके बाद अगर मैं बात करूं राजकीय पुष्प की तो राजकीय पुष्प इसका जो है वो सफ़ेद जो लिली है, ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, इसका राष्ट्रीय पुष्प है। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूं, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूं तो बरगद इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष इसका बरगद है। ठीक है दोस्तों, अगर आगे मैं बात करूं राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है, ऊंट या चिंकारा, वही जो मैंने अभी दिखाया था आप लोग। राष्ट्रीय पक्षी देखा है दूधराज, राष्ट्रीय पुष्प आपका सफ़ेद कुमुदुनी, उसे सफ़ेद लिली कहा जाता है। तो राष्ट्रीय वृक्ष की बात करो बरगद, राष्ट्रीय जो फल है वो क्या है, आम है। राष्ट्रीय मछली जो आप लोग ये देख रहे हैं, महसीर मछली जो है, ये इसकी राष्ट्रीय मछली, मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय मछली कौन सी है, महसीर है। इसके बाद अगर राष्ट्रीय भाषा की बात करूँ तो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है। और राष्ट्रीय मछली कौन सी है, तो महसीर इसकी राष्ट्रीय मछली, ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक थे। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय पशु मैंने करा दिया था, ये गलत यहाँ पर आ गया है, ये राष्ट्रीय पशु नहीं है। क्या है, ये राष्ट्रीय पशु नहीं है, ये राष्ट्रीय पशु नहीं है। ये राष्ट्रीय जो 24 स्तूप गेहूं और इसके जो मध्य प्रदेश का जो लोगो है उस पर ये आप लोग बाली देख रहे हैं ना, ये गेहूं की बालियां, और ये जो 24 स्तूप से ये सत्यमेव जयते का चिन्ह लगा हुआ बीच में, इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह है, ये पशु नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल की बात करूँ तो मलखम्ब, ये आप जो लोग मलखम्ब देख रहे हैं ना आप लोग, ये मलखम्ब जो देख रहे हैं यहाँ पर, मलखम्ब का है ये राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय खेल है। अगर राष्ट्रीय नृत्य की बात करूँ, ये आप लोग देख रहे हैं ना, और तो जो राष्ट्रीय नृत्य कर रही हैं ये राई बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय नृत्य को क्या बोलते हैं, राई मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है। उसके बाद अगर राष्ट्रीय नाच की बात करूँ तो माच, इसको माच जो राष्ट्रीय नाच है, जो नाटक होता है। राष्ट्रीय नृत्य की बात करूँ तो राई है। राष्ट्रीय खेल मलखम्ब हो गया। अगर राष्ट्रीय गान की बात करूँ, सुख के दाता, किसके नाम से जानता है, सुख के दाता से। जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान है वो किसके नाम से जाना जाता है, सुख के दाता के नाम से जाना जाता है। मैंने राष्ट्रीय मछली आपको कराई दी, महसीर मछली जो है वो इसकी राष्ट्रीय मछली है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो इसमें मैंने आप लोगों को जो इसकी जो सेंसस है 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद अगर 21 की बात करूं तो दोस्तों 2011 में क्या था, कितनी थी इसकी, 6.03 करोड़। ठीक है दोस्तों,
तो सॉरी, ये 2011 की जनगणना है, उसके पहले क्या थी इसकी जनगणना, इसकी जो जनसंख्या थी 6.03 करोड़ थी जनसंख्या, लेकिन बढ़कर कितनी हो गई है 7.26 करोड़। 2011 में इसकी जनगणना कितनी हो गई है 7.26 करोड़ हो गई है। अगर मैं इसमें जनगणना पुरुष की बात करूं तो पुरुष इसमें 3.76 करोड़ है, ठीक है, 3.76 करोड़ क्या है पुरुष है। महिला बात करूं तो 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ क्या है इसमें महिलाएं हैं। अगर मैं लिंगानुपात की बात करूं तो पहले लिंगानुपात इसका कितना था, इसका पहले लिंगानुपात था 2019, उसके बाद लिंगानुपात में वृद्धि हुई और अब लिंगानुपात कितना हो गया है 1931। अगर वृद्धि दर की बात करूं तो पहले वृद्धि दर 24.34 हुई थी, तो इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी कमी आई है, अब कितनी हो गई है 20.35% हो गई है वृद्धि दर में। अगर मैं इसकी बाल लिंगानुपात की बात करूं तो करीब बता दिया मैंने आप लोगों को, जो बच्चों के लिंगानुपात है उसमें क्या है दोस्तों कि 932 में 918 क्या है, 918 है क्या कि 1000 गर्ल्स पर कितने 918 बॉयज़, ठीक दोस्तों। इसके बाद अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 200 पहले 196 था 2001 में, 2011 में बढ़कर जनसंख्या घनत्व कितना हो गया 236 इसका जनसंख्या घनत्व हो गया। अगर साक्षरता की बात करूं, लिटरेसी की बात करूं तो लिटरेसी में ये 69.32% क्या है इसकी साक्षरता है, पहले 63 थी, तो इसकी साक्षरता में सुधार आया है, पहले 63.74% थी, अब 69.32% हो गई है। अगर मैं पुरुष की बात करूं तो पुरुष कितनी पर साक्षर है 78.73% क्या है पुरुष साक्षर है, और महिला 59.24% क्या है साक्षर है इसमें महिलाएं 59.24 और पुरुष 78.73% साक्षर है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं इसमें शहरी जनसंख्या की बात करूँ तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 27.63 शहरी जनसंख्या है, बाकी कितनी है ग्रामीण है दोस्तों। तो अब एक शहरी जनसंख्या कितनी है 27.63%। अगर ग्रामीण संख्या की बात करूं तो 72.37 इसकी क्या है ग्रामीण जनसंख्या है। ये आप लोगों के लिए क्या था इसका जो जनगणना थी उसके बारे में मैंने बताया है। अगर जनगणना में और आगे बढ़ूं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो इंदौर है। इंदौर में 32.76 लाख क्या है इसकी जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है इंदौर है। उसके बाद अगर मैं सबसे कम जनसंख्या वाले जिला की बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है हरदा जिला। हरदा जिला जो है वो सबसे कम जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है इंदौर जिला की है 32.76 लाख है। ठीक दोस्तों, हरदा की 5 लाख 5.7 लाख क्या है हरदा की जनसंख्या है। अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात करूं तो बालाघाट जो जिला है उसमें 1021, बालाघाट जो जिला है उसमें 1021 वो है क्या है 1021 इसकी क्या है लिंगानुपात है। अगर सबसे कम लिंगानुपात करो तो भिंड जिले की इसकी जो एमपी भिंड जिला पड़ता है उसमें सबसे कम है 837, कितना है 837, 1000 लड़कियों पर 837 बॉयज़। तो ये था क्या 1000 महिलाओं पर 837, ठीक है मैन। तो ये क्या था आप लोगों का सबसे कम लिंगानुपात। अगर सबसे ज़्यादा साक्षर जिला की बात करूँ तो जबलपुर सबसे साक्षर जिला है जिसकी साक्षरता कितनी है 80.07% कितनी है साक्षरता। अगर मैं बात करूँ तो जबलपुर सबसे ज़्यादा साक्षरता है 81.07। अगर सबसे कम साक्षरता की बात करूँ सबसे कम साक्षर कौन सा है अलीराजपुर जो सबसे पश्चिम में है। अलीराजपुर ये सबसे कम साक्षर है, इसकी साक्षरता 36.10 है। तो ये तो बहुत कम साक्षरता है। तो ये मध्य प्रदेश में अलीराजपुर की सबसे कम साक्षरता है। लिटरेसी जो है अलीराजपुर की जो सबसे पश्चिमतम जिला है मध्य प्रदेश का उसमें सबसे कम साक्षरता है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें वृद्धि हुई है इंदौर में हुई है। कितनी 32.82% की वृद्धि हुई है और पहुंच कितने गए होकर 32.76 लाख। 32 मतलब कि समझ लो 33 लाख के समथिंग जनसंख्या हो गई है कहाँ पर इंदौर में। अगर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की बात करूं तो अन्नूपुर, कौन सा अन्नूपुर, जहाँ से हमने बताया था कि आपकी नर्मदा नदी निकली हुई है। अन्नूपुर जिला में सबसे कम क्या हुई थी जनसंख्या वृद्धि हुई है 12.30% के हिसाब से इसमें वृद्धि हुई है। ठीक दोस्तों, आगे अगर इसकी बात करूं भारत में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करूं तो जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी में क्या है 9वीं रैंक है जिसकी जीडीपी कितनी है 8.26 करोड़ है। 8.26 करोड़ है इसकी जीडीपी, जिसमें जीडीपी में मध्य प्रदेश की 9वीं रैंक है।
अगर वृद्धि दर की बात करूं तो 19.30%, कितना 19.30% इसकी क्या वृद्धि दर है। जीडीपी क्षेत्र की बात करूं तो कृषि जो है वो 34% है, 34% कृषि में देता है क्या जीडीपी। उद्योग में 22% और सेवा में जो सर्विस वगैरह है उसमें 78% है। तो सर्विस में 78%, कृषि में सबसे ज़्यादा किसमें है, सर्विस में है। और जीडीपी क्षेत्र में अगर बात करूँ कृषि के क्षेत्र में तो 34% जीडीपी का हिस्सा क्या है, कृषि है इसमें। प्रति व्यक्ति आय करूँ तो 820 रुपया प्रति रुपया डॉलर, 820 रुपया जो प्रति व्यक्ति डॉलर है वो क्या है, इसकी प्रति व्यक्ति आय है। अगर मानव विकास सूचकांक की बात करूँ तो मानव विकास सूचकांक में ये 27वें नंबर पर है। ठीक दोस्तों, कितने 27वें नंबर पर है मानव विकास सूचकांक में। उसके बाद अगर मैं इसकी आगे बात करूँ तो मध्य प्रदेश की लगभग 71.5% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। कितनी, सबसे ज़्यादा किस कार्य में लगी हुई है, कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन तब भी इसमें 34% ही जीडीपी का हिस्सा है, जबकि 71.5% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। अगर एनएसएसओ की सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश के 62 लाख किसान से लगभग 32 लाख किसमें है, कर्ज में है। तो 62 लाख समथिंग किसान है और समझ लो 50% किसान किसमें है, कर्ज में है इसमें। ठीक दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल क्या है, इसकी गेहूं सर्वाधिक बोई जाती है। उत्पादन के माध्यम से प्रथम स्थान किसमें है, तो सोयाबीन में, इसलिए इसको सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो सोयाबीन में जो मध्य प्रदेश है वो प्रथम स्थान है। भारत में लगभग 59%, 60% के आसपास का ये क्या करता है, 59% सोयाबीन की उत्पादकता करता है। उसके बाद उत्पादन में प्रथम किस में है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। उसके बाद अगर इसकी बात करूं तो चना, अफीम, दाल और अलसी। अगर भारत में ये सोयाबीन में, चना में, अफीम में, दाल में, अलसी में ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। अलसी नहीं है, ये क्या है, अलसी है। अलसी, अफीम, दाल और क्या, चना, इसमें ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, प्रथम स्टेट है। ठीक है दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश में यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को में इसके शामिल है क्या है कि खजुराहो, क्या खजुराहो जो है वो 1986 में यूनेस्को की साइड में वो शामिल हो गया था। क्या, यूनेस्को जो हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर है, क्या यूनेस्को जो छतरपुर जिला में डिस्ट्रिक्ट है, छतरपुर जिला में स्थित है। 950 से 1050 के बीच चंदेल शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो जो खजुराहो मंदिर है ये चंदेल शासकों ने बनाया था। कब बनवाया था, तो 950 से 1050 की ईस्वी के आसपास में ये बनवाया गया था। ये किससे रिलेटेड है, तो हिंदू, जैन, बुद्ध तीनों धर्मों से रिलेटेड है। कब यूनेस्को की साइड में कब रखा गया था इसको, तो 1986 में इसको यूनेस्को की साइड में रखा गया था। अगर सांची के बुद्ध स्तूप की बात करूँ, सांची का जो बुद्ध स्तूप है उसमें मैंने 1989 में 1989 में इसको किसमें, यूनेस्को की साइड में रखा गया था। और रायसीना जिला में, कहाँ पर, भारत के रायसीना जिला में, ये मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में स्थित है। और भारत का प्राचीनतम शैल प्रारूप अशोक है। ठीक है दोस्तों, अगर भीमबेटका की गुफा की बात करूँ तो भीमबेटका जो गुफाएं आपको दिख रही हैं, भीमबेटका गुफा को 2003 में यूनेस्को की साइड में शामिल किया गया था। कब, 2003 में। और अगर प्रारंभिक मानव जीवन के पत्थर प्रमाण मिले हैं इसमें, रायसीना जिला में ये भी स्थित है। तो सांची के जो बौद्ध स्तूप है ये भी रायसीना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, और रायसेन जिला, सॉरी, और भीमबेटका जो है वो भी कहाँ पर, रायसेन जिला में स्थित है। ये 2000 भीमबेटका जो गुफा है इनको यूनेस्को की साइड में 2003 में शामिल किया गया था। और सांची के बौद्ध स्तूप है उनको 1989 में शामिल किया गया था। उसके बाद अगर इसके राष्ट्रीय पार्क की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय पार्क हैं और 25 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो बांधवगढ़ जैसे राष्ट्रीय पार्क उमरिया जिला में है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मंडला में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क होशंगाबाद में है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क पन्ना छतरपुर में है, माधव राष्ट्रीय पार्क शिवपुरी में है, वन विहार राष्ट्रीय पार्क भोपाल में है। तो ये किसके राष्ट्रीय पार्क जितने थे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़, कन्ना, सतपुड़ा, और ये सतपुड़ा जो होशंगाबाद जिला में है। ये आप लोग डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना, क्योंकि एमपी से पेपर है तो एमपी पुलिस में एमपी के डिस्ट्रिक्ट से स्पेशल पूछ लिया जाएगा कि आपको पन्ना किस राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है, तो पन्ना या छतरपुर, जो छतरपुर जिला है उसमें पन्ना राष्ट्रीय पार्क पड़ जाता है, पन्ना नामक स्थान पर। इसके बाद माधव शिवपुरी में है, वन विहार भोपाल में है, वन विहार राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, भोपाल में है, और बांधवगढ़ उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगर सब जनजाति की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में जनजाति रहती है। राज्य की जनसंख्या में 21.1% जनजाति है, जो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जनजाति मध्य प्रदेश में रहती, निवास करती है। अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करूं तो गोंड इसकी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भील की है और सबसे कम जनसंख्या मरिया की है। गोंड, भील, बैक, कोरक, भरिया, हलवा, कोल, मरिया, सहरिया। ये सहरिया जो है वो राजस्थान के आसपास पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो
जो मध्य प्रदेश की जनजाति थी उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? भील जनजाति की। जो भील जो लोग हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा निवास करते हैं और सबसे कम मरिया जनजाति है। ठीक दोस्तों, ये मध्य प्रदेश ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। 21.1%, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आबादी यहाँ पर क्या है? जनजाति है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं खनिज संसाधन की बात करूं तो खनिज संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। 30 प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। खनिज उत्पादन में प्रदेश का तीसरा स्थान है। अगर खनिज उत्पादन की भारत में बात करूं तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आता है खनिज उत्पादन में। राज्य खनिज निगम की स्थापना जो हुई थी 1962 में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। कब? 1962 में। 1962 में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। अगर मध्य प्रदेश की नवीनतम खनिज की नीति की बात करूं तो अभी इसमें सुधार हुआ था। 2010 में नई जो मध्य प्रदेश नवीनतम खनिज नीति आई थी, ये नई खनिज नीति बनाई गई थी। कब? 2010 में। उसी को अभी तक फॉलो किया जा रहा है। अगर कोयले की बात करूं तो कोयला जो है वो प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज है। शहडोल जिले में स्थित सुहागपुर मुख्य कोयला क्षेत्र है। जो सुहागपुर है, कहाँ पर? शहडोल जिले में। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक स्थान है सुहागपुर, जो कोयला क्षेत्र के लिए प्रमुख है। अगर बिटुमिनस किस्म का कोयला यहाँ पर पाया जाता है। अगर मैं मैंगनीज की बात करूँ तो मैंगनीज प्रदेश का सबसे तीसरा स्थान पर बालाघाट और छिंदवाड़ा। जो बालाघाट और छिंदवाड़ा प्रमुख जिला है। छिंदवाड़ा एरिया में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो छिंदवाड़ा जिला और ये बालाघाट ये मैंगनीज के लिए प्रमुख है। देश का 50% खनिज भंडार एमपी में है। ठीक दोस्तों, 30 क्योंकि इसके खनिज भंडार हैं इसके। अगर भारवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है। कौन सी? बालाघाट में एक भारवेली स्थान है। भारवेली जो घाट वो है क्या खदान है, ये एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है। कौन सी? भारवेली। ठीक है दोस्तों, अगर लौह अयस्क की बात करूँ तो उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान लौह अयस्क में आता है। जबलपुर में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। अगर हीरे की बात करूँ तो देश में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश में, पन्ना जिले में। पन्ना जिले के हिनौता में। कहाँ पर? पन्ना जिले के हिनौता में सबसे ज़्यादा हीरा मिलता है। सबसे बड़ी खदान जो है मझगवा, पन्ना के में सतना में पाई जाती है। सतना जिले में एक खदान पाई जाती है। कौन सी? मझगवा। जो मझगवा खदान है सतना जिले में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में, वो सबसे बड़ी खदान है। किसकी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान पूछ ली जाएगी तो मझगवा खदान है, जहां पर कहां पर है? ये सतना जिले में। ठीक दोस्तों, अगर मैं इसके तांबे की बात करूं तो देश में प्रथम स्थान आता है मध्य प्रदेश का, जो सर्वाधिक मलाजगंज खंड में है। कहां पर? मलाज खंड में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है मध्य प्रदेश के मलाज खंड में। ये देश में प्रथम स्थान है। इसके अलावा अगर बात करूं तो अब्रक और चूना पत्थर, कोरंडम, टंगस्टन, ग्रेफाइट आदि इसमें पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगर मैं इसमें बात करूँ सबसे ज़्यादा खनिज आधारित उद्योग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश 4 औद्योगिक नीति बनाई गई थी। एक 1972 में आई थी, उसके बाद 2004 में आई, फिर 2010 में, 2014 में आई है। अगर जापान की सहायता से ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन भोपाल में हो रहा है। कहाँ पर? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है तो भोपाल में हो रहा है। किसकी सहायता से हो रहा है? तो जापान की सहायता से ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन हो रहा है। ठीक दोस्तों, अगर मैं बात करूं उद्योग की तो एमपी के पीथमपुरा को भारत का ड्रेटाइट कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे जो एमपी में पीथमपुरा है उसको भारत का क्या कहा जाता है? ड्रेटाइट कहा जाता है। तो 6 औद्योगिक केंद्र हैं, जैसे पीथमपुरा, धार, मुरैना, पीलूखेड़ी, मेघनगर और मांडला। ठीक दोस्तों, ये इसके प्रमुख औद्योगिक नगर थे। तो मैंने अभी आप लोगों को एक सेशन पूरा करा दिया है जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट था। इसके बाद मैं एक से एक जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उनके बारे में, पूरा मध्य प्रदेश की अभी संस्कृति के बारे में इस तरीके से पूरा आप लोगों को अभी कराया जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आप लोगों के दोस्त एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जाएंगे मार्च में, तो उनके लिए मैं पूरी प्रिपरेशन डिटेल से आप लोगों के लिए करा दूँगा। धन्यवाद।